हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट में कुछ सुर्खियां हैं कि कनाडा के साथ जो अपने रिलेशंस थोड़े से बेकार हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, तो उसको लेकर काफ़ी इस तरह की न्यूज़ हैं कि शायद कनेडियन फर्म्स इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेंगी। अगर वो निकालेंगी तो कौन कौन से स्टॉक्स में उनका उनका पैसा लगा है, कितना इम्पैक्ट आ सकता है, इससे इंडियन स्टॉक मार्केट को चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि लास्ट 2 डेज से इंडियन स्टॉक मार्केट ने कुछ खास ना तो बहुत ज़्यादा बेकार किया है ना अच्छा किया है, लेकिन एक प्रेशर बना हुआ है और मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर रेड में ही क्लोज हुए हैं। कुछ 2%, 3%, 4%, 1%, 1.5%, कुछ ही स्टॉक्स थोड़े से ऊपर गए हैं। तो एक बार जो कनाडा का सबसे बड़ा फंड है, जो वहाँ का पेंशन फंड है, उसकी सिचुएशन देखते हैं, कुछ डेटा को समझते हैं कि अगर वो बेचना शुरू करता है तो कितना इम्पैक्ट आएगा और कौन-कौन सी कंपनीज के ऊपर मेजर इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एक बार सर्च करें कनाडा फंड्स विथड्रॉन फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ निकल कर आता है इंडिया कनाडा न्यूज़। कनाडा पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट स्टूड ऑलमोस्ट $21 बिलियन इन अबाउट 70 लिस्टेड कंपनीज इन 2022। ये मिंट के पास जो डेटा है उसके हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट छापी एक दिन पहले, यानी कि यस्टरडे। तो यहाँ पर काफ़ी मीन्स बहुत सारी खबरें हैं इस तरह की, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट जो चीज़ें मुझे नज़र आई वो यही नज़र आया कि कनाडा पेंशन फंड इनका सबसे बड़ा फंड है और शायद क्योंकि ये गवर्नमेंट फंड है, तो वहाँ की जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके कहने से हो सकता है कि अपना पैसा यहाँ से निकालना शुरू कर दे, और बाकी जो फंड्स हैं वो एएमसी कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, या फिर पीएमएस हाउसेस हैं। वो इमीडिएटली ऐसा नहीं करते कि थोड़ी सी भी बात हो तो पैसा निकालना शुरू कर दें, लेकिन सरकारी कंपनी ऐसा कर सकती है, सरकारी फंड ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ सरकारी फंड का जब डिटेल यहाँ पर पढ़ते हैं तो निकल कर आता है दैट कनाडा पेंशन फंड, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड डिस्क्लोज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $21 बिलियन, ऑलमोस्ट 1,74,000 करोड़ रुपीज इन इंडिया अबाउट अ ईयर अगो। अब 1 ईयर पहले इतना था, आज की डेट में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कहना मुश्किल है, लेकिन सेम डेटा हम मानकर चलते हैं। मेजर होल्डिंग इंक्लूड्स ए स्टेक इन मुंबई बेस्ड कोटक महिंद्रा बैंक एंड स्टेक्स इन अप्रोक्सीमेटली 70 अदर इंडियन पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स। तो एक दो कंपनी में पैसा नहीं लगा है, ऑलमोस्ट 70 कंपनीज में पैसा लगा है, $20 बिलियन के आसपास का पैसा लगा है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो इनका लगा हुआ है वो कोटक महिंद्रा बैंक में लगा हुआ है। अब कोटक महिंद्रा बैंक में हम एक बार जाते हैं यहाँ पर, और कोटक महिंद्रा बैंक को सर्च करके सबसे नीचे हम इन्वेस्टर्स वाले सेक्शंस में जाते हैं और यहाँ एफआईआईज में डिटेल में जाकर क्लिक करके देखते हैं। सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आता है, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इनका जो पैसा लगा हुआ था वो 6.38% लगा हुआ था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो 6.38% का पहले तो 6.37 यानी कि 0.01% कम हुआ। एनीवेज ये सेम ही माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन दिसंबर 21 के बाद जो मार्च 2022 क्वार्टर आया उसमें इन्होंने यहां से 2% हिस्सेदारी सेल कर दी। अब 2% हिस्सेदारी सेल अगर इन्होंने जब की है, तो यहाँ इनकी हिस्सेदारी कम होकर 4.35% रह गई। अब 4.35% इनकी हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 1 ईयर, 5 क्वार्टर्स चली, और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने फर्दर हिस्सेदारी यहाँ पर बेच दी, 2.68% हो गई। अब 2.68% जब इनकी हिस्सेदारी लास्ट क्वार्टर में फिर से हुई है, तो क्या इनको थोड़ा बहुत आइडिया था कि ऐसा होने वाला है कि इस कंट्री से पहले ही अपने पैसे को निकाल लो, क्योंकि शायद प्रेशर आएगा यहाँ से पैसे निकालने का। मे बी एंड मे नॉट बी, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन जो डर बना हुआ था कि लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक में, सो नाउ दिस इज ओनली 2.68%। और जिस तरीके से आज स्टॉक मार्केट में कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ी सी बिकवाली आई है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक बार कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट ओपन करता हूं, तो थोड़ा सा लगता है कि शायद थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बिकी हो, लेकिन बहुत ज्यादा हिस्सेदारी बिकती हुई नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि वॉल्यूम तो मिसिंग है, बिल्कुल वॉल्यूम कहीं नहीं है। हाँ, स्टॉक प्राइस जरूर 2%, 1.89% गिरा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा सिनेरियो था ऐसा, और अभी भी अगर देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर सेम ही लेवल पर है। जो पहले रेसिस्टेंस बना हुआ था, मैं अगर आपको दिखाऊं तो एग्जैक्टली दिस लेवल वाज द रेसिस्टेंट, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 1755। अगेन ये रेसिस्टेंस था, यहाँ से एक
सीधा सीधा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में फिर सेम लेवल पर इसने सपोर्ट दिखाया, सेम लेवल पर फिर से सपोर्ट दिखाया और सेम लेवल पर अभी फिर से सपोर्ट दिखाया। तो लगातार ये सपोर्ट दिखाया, तो यानी कि कोई इंपैक्ट नहीं है। विदाउट वॉल्यूम इसने इस तरीके से यहाँ पर सेम ही लेवल पर सपोर्ट पर इसने आकर ट्रेड किया है। तो जो हम यहाँ पर डेटा देख रहे थे कि एक रिस्क वाली बात आ रही थी, सिर्फ 2.68% है। अब जब लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 2.68% यानी कि ऑलमोस्ट 2% हिस्सेदारी उन्होंने बेच दी और बाकी लोगों ने खरीद लिया। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हिस्सेदारी जो एफआईआईज की थी वो कम होने के बदले उल्टा बढ़ गई है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफआईआई के पास जो टोटल हिस्सेदारी थी 39.42% थी, जो बढ़ गई है 41.54% हो गई है। और ये कब है? जब 2% हिस्सेदारी कनेडियन फंड ने यहां पर सेल किया, यानी कि बाकियों ने परचेज कर लिया और स्टॉक प्राइस पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि अगर वापस से 2% बेचना शुरू करते हैं और अभी स्टॉक प्राइस ऑलरेडी नीचे आया हुआ है, तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहां से अगर ये बेचना शुरू करेंगे तो बाकी जो एफआईआईज हैं और जो बाकी डीआईआईज हैं वो सारी उस लिक्विडिटी को यहां पर एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि स्टॉक प्राइस पिछले 3 साल से सेम रेंज में है और नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 9,990 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो मीन्स 22, 23 और एक क्वार्टर और जून हम 2024 का मिला लें तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। और अगर 3 इयर्स का देखने लगे तो पूरा ही डबल हो गया है नेट प्रॉफिट। और लास्ट 3 इयर्स में जो स्टॉक प्राइस है, दिस इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अपना 2019 यानी कि लास्ट 4 ईयर से सेम प्राइस पर है। तो यहां पर तो वैसे ही किसी भी तरह का रिस्क नहीं आता। अब बात होती है कि बाकी कौन कौन सी कंपनीज में इनकी होल्डिंग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से कोटक महिंद्रा बैंक में जाते हैं, नीचे इन्वेस्टर्स में जाते हैं और इन्वेस्टर में जाकर एफआईआईज में जाते हैं और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, इसके ऊपर जाकर क्लिक करते हैं तो जहां जहां इनकी हिस्सेदारी है वो सारी की सारी निकल कर आ जाएगी। अब ये सारी हिस्सेदारी इनकी निकल कर नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनीज यहां पर निकल कर आई हैं, 7 कंपनीज। वाई? क्योंकि जो नेम मेंशन होता है वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज में होता है जहां पर 1% से ज्यादा हिस्सेदारी हो। अगर हिस्सेदारी 1% से कम है किसी भी कंपनी में तो वहां पर इन्वेस्टर का नेम लिखा हुआ नहीं आता। और सिर्फ वही नेम लिखा हुआ आता है जहां पर 1% से ज्यादा हिस्सेदारी होती है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ 7 कंपनीज है जहां पर इनकी हिस्सेदारी 1% से ज्यादा है, बाकी कहीं नहीं है। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में यहां पर कुछ नहीं दिखा रहा है, तो शायद अब नहीं है, पहले होगी। तो सिर्फ 6 कंपनीज हैं। अब बाकी 6 कंपनीज में कंपनीज कौन कौन सी हैं, अब ध्यान से आप देखोगे, डिलीवरी लॉस मेकिंग कंपनीज, कंपनी एफएसएन यानी कि नायका लॉस मेकिंग कंपनी, इंडस टावर अंडर प्रेशर, कोटक महिंद्रा बैंक वहां से निकल चुके हैं, थोड़ा सा हिस्सा बचा है, 197 यानी कि पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी, जोमेटो यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी। तो इन कंपनी से तो ये निकल जाए तो भी मीन्स किसी को क्या फर्क पड़ेगा यार। इन जो ये 6 कंपनीज है ना, इन कंपनी से तो वैसे भी किसी को कोई उम्मीद नहीं है। तो जो समझदारी है यहाँ पर अगर कोई भी जनरल अंडरस्टैंडिंग से समझेगा तो पता नहीं किसी को समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो बड़ी हिस्सेदारी है इनकी वो सारी लॉस मेकिंग कंपनीज में है। और जो कोटक महिंद्रा बैंक जो यहाँ से अच्छी रैली दिखा सकता है, क्योंकि लास्ट 4 ईयर्स से इट इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस और 4 ईयर्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी आई होगी, मीन्स डबल से ज्यादा नेट प्रॉफिट हुआ है लास्ट 4 ईयर्स में। अगर आप देखोगे 19 से लेकर, यानी कि डबल से ज्यादा हो चुका है, वहां से हिस्सेदारी कम हो गई है। तो मीन्स किसी काम के नहीं है इन्वेस्टर, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन जो डेटा अवेलेबल है जहां इनकी हिस्सेदारी है, मीन्स किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। मार्केट में कोई बिकवाली अगर इन्होंने कर भी दी और अपना माल निकाल भी लिया तो ओवरऑल इंडेक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। मींस कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़कर बाकी जितनी भी हिस्सेदारी है इनकी, जहां मेजोरिटी ऑफ कंपनीज में है, जो हम यहाँ पर लास्ट में आकर देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार ओपन कर देता हूं कि किस किस कंपनी में है इनकी हिस्सेदारी है। तो इनमें से कोई भी कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़कर ना तो निफ्टी 50 का पार्ट है, ना ही निफ्टी नेक्स्ट का पार्ट है, ना ही बैंक निफ्टी का पार्ट है, किसी भी मेजर इंडेक्स का पार्ट नहीं है। और जब तक मेजर इंडेक्स में यहाँ पर फॉल नहीं आता, ओवरऑल सेंटिमेंट्स बेकार नहीं होते। इन 6 कंपनीज के गिरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एज सच। तो यहाँ पर घबराने जैसा कुछ नहीं है। ये छोटा सा मेरे हिसाब से थोड़ी सी बचकाना हरकत है। एक पर्टिकुलर जो भी उनके पॉलिटिकल स्टंट हैं, जो भी रीजंस रहे होंगे, किसने फंडिंग की है, किसने नहीं की है, क्या इच्छाएं हैं, क्या इंटेंशंस हैं,
उस बारे में कुछ भी सोचने के लिए ऐसा कुछ जरूरत नहीं है उस बारे में सोचने की। अगर हम स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट की बात करें तो अगर वो 2% बेचना भी चाहेंगे और बेच भी दे तो 3-4-5% यहाँ पर स्टॉक प्राइस गिर जाएगा, दूसरे इन्वेस्टर्स उसको पिक कर लेंगे, उनको और सस्ता मिल जाएगा और उसके बाद में सारी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट में घबराने जैसा कुछ नहीं है। जब भी डर लगे स्क्रीनर खोलो, नेट पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, डिटेल में पढ़ो और चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं कोशिश करता हूं जो भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे आज कनेडियन स्टॉक मार्केट, कनेडियन फंड्स की हम बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उसको समराइज करके आपके साथ में 10-15 मिनट्स लगाकर समझाया जाए, जिससे आपको एक तो इंफॉर्मेशन पता चल जाए, सेकंड आपको ये भी आइडिया लग जाए कि इस तरह की सिचुएशन में आपको खुद से क्या करना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट बनना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विवेक भाई से सीखते रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो, तो इस तरीके से हम सब समझदार इन्वेस्टर बन जाएंगे और फाइनली यही एक मंशा है हम सबकी यहाँ पर आगे बढ़ने की। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब दोस्तों को कराना भी है। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।